हेलो दोस्तों, तो आज हम अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम लोग सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे जो कि 11th क्लास का सिलेबस है, और उसके बाद हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में मूव करेंगे। जब हमने पढ़ा था उस समय माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों साथ में 12th क्लास में दिया जाता था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। खैर, अब बात आ जाती है सिलेबस पे। तो सिलेबस से शुरू करने से पहले एक बार मैं बता दूं कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ने समय। सबसे पहली बात कि ये नॉर्मल भाषा में बात का आपको करी नहीं जाएगी। मतलब अगर आपसे कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो आपसे इतना एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको इकोनॉमिक्स की टर्म्स में एग्जैक्ट नहीं तो कम से कम एटलीस्ट इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, दूसरी बात, हम इसमें कुछ शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट मतलब कुछ शॉर्ट हैंड हम यूज कर लेते हैं, जैसे इंक्रीज को हम कुछ इस फॉर्म में दिखाते हैं। बाकी का नहीं पता, बट मोस्टली इकोनॉमिक्स इसी को यूज करते हैं और मैं भी ऐसे ही यूज करता हूँ। और कुछ हम इस बार के सिंबल कुछ ऐसे यूज करेंगे। खैर, मैं जो जो सिंबल यूज करूंगा तो मैं बोलता जाऊंगा साथ के साथ, तो अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हो तो एक बार क्लियर रख लेना। ठीक है, वैसे मैं जब भी कुछ भी लिखूंगा तो मैं साथ के साथ बोलता जाऊंगा। ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में हमें इतना कुछ लिखना होता है कि साथ के साथ अगर हम हर एक चीज को बोर्ड लिखने लगे बोर्ड पे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब टाइम बहुत कंज्यूम होता है। ठीक है, और तीसरी बात, आपको हमेशा लेक्चर शुरू मतलब जब भी देखने आओगे कम से कम 10 मिनट प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, खैर ये बात तो कुछ मैं 3 बार के आपको बतानी थी, जो मेरे को लगता है हर एक मतलब पढ़ने से पहले जाननी चाहिए। ठीक है, तो और मैं हर किसी को ही बताता हूँ जो भी जिससे भी मैंने बताया है। ठीक है, दूसरी बात, ये थोड़ा मेरे लिए नया प्लेटफॉर्म है, अभी थोड़ा सा इस पे मुझे हाथ बैठाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसके लिए थोड़ी सी माफी चाहूंगा अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, तो चलो हम पहले ना सिलेबस देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम बेसिक बात करें मेनली, तो हमारे पास जो सिलेबस है, सबसे पहला इन्होंने हमें एक यूनिट दी है। उस यूनिट का नाम है, एक सेकेंड, उसको हमने कहा है इन्होंने इंट्रोडक्शन। ये है हमारी पहली, एक सेकेंड जरा, ठीक है, ये है हमारी पहली यूनिट इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको यूनिट 1 का है। इसमें हम वो सारे बेसिक बातें जान लेंगे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू होने से पहले हर एक चीज को जाननी चाहिए। इस वीडियो में मैं इसी पे बात करूंगा मेनली। ठीक है, दूसरी चीज हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ठीक है, इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं। ठीक है, और डिमांड तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और अगला है इसके बाद प्रोडक्शन बिहेवियर। ठीक है, मैं बस अभी ऊपर की यूनिट बता रहा हूं। जब मैं इनको शुरू करूंगा तो उसमें मैं पूरी डिटेल वाइज लेक्चर्स में बता दूंगा कि हम लोग इसके अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला लेक्चर है प्रोडक्शन बिहेवियर एंड सप्लाई। ठीक है, इसके बाद हमारी इसकी अगली यूनिट होगी फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या है, लाइक थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आपको पता होगा, आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा ये टर्म्स, मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड सो ऑन। तो इस टाइप की मार्केट है, हम बात करेंगे खूब डिटेल में इनके बारे में। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं। तो अगर मैं यूनिट 1 के अंदर ही बात करूं कि हमें क्या क्या चीजें जाननी है, हमारी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिलेबस डिस्कस किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हमें ब्रॉड कैटेगरी में पढ़नी है। तो बेसिकली 4 यूनिट है, 4 में से मैं पहली यूनिट पहले शुरू करने जा रहा हूँ, वो है इंट्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि मीनिंग एंड
डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग में हम लोग जाएंगे कि लाइक कि किन वर्ड से मिलके ओरिजिनेट हुआ है, और डेफिनेशन में जो सबसे अच्छी डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि एक ही मिनट में आपको याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक इसी के अंदर, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अगला टॉपिक बताऊं आप लोगों को, तो हम ये वैसे पढ़ाया तो ज्यादा नहीं है, मतलब बता देते हैं बस ऊपर ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। ये वैसे अपना इस पे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए, पता नहीं है बट फॉर जनरल नॉलेज, ठीक है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी यूनिट का, मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसके बिना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और स्कार्सिटी है तो आप लोग थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही सकते हो। खैर हम जब टॉपिक शुरू करेंगे तो और आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा और देख ले सिलेबस में क्या रह गया है। हाँ ठीक है, अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप उससे कनेक्ट मत कर देना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। ये मैं बताऊंगा आपको कि इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा एक सेकेंड, इसके अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स हैं जो हमें जानने हैं, मैं उन्हें भी लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्विक रिकैप जब आप लोग करोगे तो आप इससे ही समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर ही मैं बात करूँ ना, तो मुझे क्या क्या डिस्कस करना होगा, तो सबसे पहले आएगा इसका कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ही क्या, मीनिंग और डेफिनेशन बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ईपी, ठीक है। उसके बाद अगर अगला टॉपिक बात की जाए इसी के अंदर, तो वो होगा कि कॉज क्या है ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और एक और सब टॉपिक इसी के अंदर है, वो है कि इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेस, ठीक है। और अगले थोड़े सा और आगे बात करते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर 3 मेन टॉपिक है, और उसके बाद हम दोबारा अपने सब टॉपिक आ जाते हैं, मेन टॉपिक इसी यूनिट के अंदर। तो सबसे उसके बाद अगला टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम। आप में से बहुत से लोगों ने इस पे आइडिया लगा ही लिया होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। लगभग हर 1 या 2 साल बाद इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख लो जो आपके मन में आया है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। इसमें एक और है, इन व्हाट क्वांटिटी, मतलब क्या प्रोड्यूस करे और कितना प्रोड्यूस करे, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, इसी के अंदर के सब टॉपिक है ये, ठीक है। और अगला इसी के अंदर मेन टॉपिक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। बेसिकली ये 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो हम बात करेंगे, ठीक है। और ज्यादा कुछ है भी नहीं इस पे, सबको आइडिया लग जाता है, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे मेन टॉपिक, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इसके भी अंदर कुछ सब टॉपिक हैं मेन, जैसे कि मीनिंग क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ठीक है, ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद एक और मेन टॉपिक है MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको दूसरा नाम होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। MOC और MRT, ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर 2 मेन सब टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आने वाले, खासकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूनिट के अंदर, ठीक है। तो हम और डिटेल में बात करेंगे वहां पे, ठीक है। अगला मेन टॉपिक है PPC कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। इसको बहुत से नामों से जाना जाता है, लाइक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लिख देता हूं मैं, ठीक है, सबके शॉर्ट फॉर्म, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट बाउंड्री। इसके कुछ और नाम भी होता है, इसका एक और नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। एक बार सिवा कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन, ये वो है ट्रांसफॉर्मेशन
रफी कर देता हूँ भाई, आप लोग गलत ना लिख दें। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है, इसी तरह कर्व की जगह फ्रंटियर हो सकता है, ठीक है, इसी तरह बाउंड्री हो सकता है, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई पीपीसी कर्व। अभी मैंने सिर्फ डिस्कस किया है कि पीपीसी कर्व, पर्सन पॉसिबिलिटी कर्व क्या क्या होता है। पर्सन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, बाउंड्री भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा अगला मेन टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर कुछ सब टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो क्या क्या है वो भी देख लो एक बार आप लोग। सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पीपीसी, ठीक है। मैं मोस्ट कॉमनली पीपीसी वर्ड यूज होता है, बट कोई कंफर्म नहीं है, लाइक कोई कोई टीचर पीपीएफ यूज करते हैं, तो अलग अलग नाम है, तो बट मोस्ट कॉमनली पीपीसी कर्व यूज होता है, ठीक है। अगले अगर मैं बात करूं तो एजम्पशन क्या क्या है, कि क्या क्या हम एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन टू ड्रॉ पीपीसी कर्व, ठीक है। कई बार ये एजम्पशन ही पूछ लेता है 3 नंबर में। और अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगला मेन टॉपिक है, ठीक है। और इसके बाद है एक और, इसके अंदर ही सब टॉपिक हम पढ़ सकते हैं कि क्या डिफरेंट शेप ऑफ पीपीसी, कुछ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डिफरेंट शेप ऑफ पीपीसी, ठीक है। अभी इतना आप लोग पैनिक मत करो और चीजें समझ में नहीं आ रही, अभी बस मैं सिलेबस बता रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है, बट सही बताऊं मैं इसी स्पीड पे मतलब पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो अगर आपको लगे ज्यादा स्पीड स्लो है तो आप स्पीड थोड़ी बढ़ा देना, यूट्यूब के में जाके 1.5 भी कर देना। बट क्योंकि मैं एकदम लो लेवल से शुरू करता हूँ और धीरे धीरे एकदम जम करेंगे हम लोग। अगला होगा चेंज इन पीपीसी, ठीक है। अब चेंज के अंदर भी हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, पहला होगा शिफ्ट इन पीपीसी कर्व और दूसरा होगा रोटेशन इन पीपीसी कर्व, ठीक है। हमारा इसके बाद एक और मेन टॉपिक है, वो है पीपीसी से रिलेटेड है, ठीक है, बट अब थोड़ा सा अलग है क्योंकि कई बार अलग क्वेश्चन ऐसा बन के आता है। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ पीपीसी, ठीक है। इसके भी अंदर कुछ 2 मेन सब टॉपिक हैं जो हमें जानने हैं। सबसे पहला तो यही है कि भाई अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते क्या है, इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो है फिजिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, उसको अकेला मतलब सॉरी अगला इसके अंदर मेन टॉपिक है अनअटेनेबल। और अगर मैं बात करूं तो इसका दूसरा नाम वही अनअटेनेबल, अनफिजिबल हो जाएगा, ये अनफिजिबल, ठीक है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मेन टॉपिक अगला पकड़ूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको सबसे लास्ट में मैं करा रहा हूं बिकॉज कई बार ना 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज हमारे टाइम में तो आता था लेकिन अभी के कुछ कह नहीं सकते, तो बट हमें पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्या डिफरेंस है। माइक्रो, वैसे 2 ही ब्रांच है, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इसका डिफरेंस मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे, मतलब ये थोड़ा सा होगा एक जनरल लेवल पे बात, लेकिन इसके बाद हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं, ये हो गया पीपीसी कर्व, इसके बारे में, ये सब हमारा जो है हमारा सबके सब जो है ये नॉर्मली हमारा रिलेटेड है यूनिट 1 से, मतलब एक बेस फॉर्मेशन से लेके क्या क्या जो जनरल चीज है वो पता होनी चाहिए। तो चलिए फिर हम अपनी यूनिट 1 शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखो सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ना, वो 2 इकोनॉमिक्स जो वर्ड है बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। वैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और ये जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक है इसका ओइकस, ठीक है,
थोड़ी सी मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग एक बार इसी गूगल प्रोनाउंसिएशन कर लेना, वैसे मैंने भी की थी लेकिन इतनी ग्रीक आती कहाँ है, ठीक है। हाउस होल्ड, ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमह का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये दो ग्रीक वर्ड है जिनसे मिलके ये बना हुआ है, ठीक है। ओइकस नेमा, ओइकस का मतलब हाउस होल्ड, नेमे का मतलब मैनेजमेंट। अगर हम ऐसे बात करें तो इन दोनों का मतलब क्या होना, इकोनॉमिक्स का हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। बट इसकी डेफिनेशन इतनी नहीं है, बिकॉज जरूरी नहीं कि हर बार हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट से लेके, बट हाँ इकोनॉमिक्स की ओरिजिन जो है वो बेसिकली एक नॉर्मल एक छोटे, ये कहते हैं ना कि इंडिविजुअल लेवल, तो वो अपने घर लेवल से शुरू होके, अगर मैं देखा जाऊँ तो ऐसे 3-4 मतलब जो भी एक सोसाइटी है उसमें उन सभी एक इंडिविजुअलों का डिसीजन मेकर इकोनॉमिक्स के अंदर ही बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, तो कुछ इसमें डेफिनेशन भी है। एक चीज और जान लो कि एडम स्मिथ, ये नाम याद रखना, एडम स्मिथ, इनको ना फादर कहते हैं हम, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। वैसे इकोनॉमिक्स के लिए कहते हैं बट कुछ लोग फील्ड मार्शल को भी कहते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, सॉरी नाम तो लिखा ही नहीं, फादर ऑफ मॉडर्न क्या, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फ्री हैंड का, ठीक है, सॉरी इनविजिबल हैंड इन्होंने कहा था, और बेसिकली वो कॉन्सेप्ट फ्री मार्केट में वर्क करता है, मतलब गवर्नमेंट किसी भी मार्केट में इंटरवीन ना करे, अपने आप उसकी डिमांड और सप्लाई अपने आप उसका प्राइस डिटरमाइन कर देगी, ठीक है। मतलब फ्री, एक तरह से कैपिटल मार्केट की तरफ इन्होंने ज्यादा वो किया था, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ। एक चीज और, हाँ, कि अब डेफिनेशन क्या लिखे हम, तो जैसा मैंने आपको बताया था जब शुरू किया था, तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत अलग अलग, हर एक इकोनॉमिक्स की अलग अलग है, कोई भी टीचर अलग अलग ही लिखवाता है, बट जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ ना बहुत ही सिंपल है, और सबसे की कॉन्सेप्ट जो स्कार्सिटी है उसी पे ये बेस्ड है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की जो मेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है उसी के ऊपर ये डेफिनेशन बेस्ड है, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लोग लिख लो, ये है इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, इकोनॉमिक्स मैं भी लिख रहा हूं साथ के साथ, इज ऑल अबाउट making choice, is all about making choice out of given resources which are limited and have alternative use। तो देखो इसमें जो डेफिनेशन में मैंने की पॉइंट्स बोल दिए हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस, ठीक है, आउट ऑफ गिवन रिसोर्सेज, और जो कि क्या है, लिमिटेड है और अल्टरनेटिव यूज है। मतलब हमारे को इकोनॉमिक्स है ही बेसिकली ये कि जब हमें किसी भी जो रिसोर्सेज दे रखे हैं उसमें से हमें चॉइस करनी पड़ेगी इसका यूज कहाँ किया रहे, ठीक है। और इनका यूज करने से पहले हमें एक भी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इसके अल्टरनेटिव यूज भी है। लाइक अगर मैं बात करूं बहुत ही सिंपल, मेरे पास 100 रुपए मान लो, अब मेरे पास है कि भाई एक कॉपी भी खरीद सकता हूं मैं, ठीक है, मान लो मुझे कुछ फास्ट फूड्स भी खा सकता हूं मैं, और अगर चाहूं तो मैं अपने बैंक में भी होल्ड कर सकता हूं। तो 3 ऑप्शन है, 3 में से मैं कोई सा भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो लिमिटेड है क्योंकि 100 रुपए ही, अब तीनों पे 100 रुपए खर्च तो हो नहीं सकते, ठीक है। वैसे हो भी सकते हैं, थोड़ा बहुत बच ही जाएगा, लेकिन अगर मैं पूरे 100 रुपए खर्च करना चाहूँ, मान लो तीनों चीज ही 100 रुपए है, 100 रुपए बैंक में डाल दो या 100 रुपए का ही चीज खा लो पूरा, या 100 रुपए में ही कॉपी खरीद लो, तो तीनों में एक बार में तीनों चीजें सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो मुझे इनमें से ना चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, या फिर किसकी मुझे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, या कौन से ज्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा थी। तो इकोनॉमिक्स की एक बार डेफिनेशन दोबारा सुन लो अगर जिन्होंने नहीं लिखी है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस आउट ऑफ गिवन रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, अल्टरनेटिव यूज, ठीक है। उसके बाद अगला मेन टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। मैं आपको 3 डेफिनेशन दूंगा, आपको जौन सी डेफिनेशन अच्छी लगे वो लिख लेना, ठीक है। इकोनॉमी का बेसिक मतलब क्या समझना हो ना, तो आप इसको एज अ डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो। इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स, सॉरी, इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स इन, लिख लो आप लोग, मैं भी लिखवा रहा हूं,
इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स इन प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब क्या है कि इकोनॉमी है क्या कि इकोनॉमिक्स जो प्रैक्टिकल मतलब चल रही है या कि किसी सोसाइटी में फॉलो हो रही है वही इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन जो बहुत से टीचर लिखवाते हैं और मोस्ट कॉमनली प्रेफर भी कर रहे हैं वो भी लिख लो आप। वो लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क और सिस्टम within which economic activity within which economy is a framework or system within which economic activities of production consumption एंड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, मैं साथ के साथ बोलते जा रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं अगर मैं हर एक चीज लिखने लगा तो बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट होगा। ठीक है, इकोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क और सिस्टम विद इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, आर अंडरटेकन। ठीक है क्या, इकोनॉमी एक बेसिकली सिस्टम है जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब इसमें सबसे मेन टर्म से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कैसे पता लगाएगी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, मान ले बिकॉज मोस्ट कॉमनली लोग टीचर कहते हैं कि जिसमें भी मनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह देते हैं। ये बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है बट कुछ इसके एक्सेप्शनल भी है। लाइक अगर किसी को कोई गिफ्ट भी फॉर्म में दे, लाइक किसी ने जैसे होता है ना मोस्ट कॉमनली कि कोई भी वेडिंग में जो लिखवाया जाता है मतलब अपनी तरफ से जो देता है खुश होके 1000 एंड सो ऑन, मतलब लिफाफे पैक होके, तो उसको भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। तो नहीं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एक्सेप्शनल कंसीडर किया जाएगा। मतलब बेसिकली जो आप एज अ डोनेशन या फिर एज अ बैगर को मतलब बैक भीख में मिले या फिर आपने खुश होके किसी को दिया गिफ्ट, इन सब चीजों को हमने आउट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रखा जाता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली मनी जहां इन्वॉल्व हो जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर होती है, गिवन दैट उससे कि इन तीनों में से कोई काम हुआ हो, या तो प्रोडक्शन हुआ हो या कंजम्पशन या फिर कैपिटल फॉर्मेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। बट डिस्ट्रीब्यूशन कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता बिकॉज वो रिलेटेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, मतलब कि चीजों को कैसे सोसाइटी में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम बेसिकली उन एक्टिविटी कहेंगे जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, साथ के साथ वो प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में या फिर कैपिटल फॉर्मेशन में उसका यूज हो रहा हो। ठीक है, एक और डेफिनेशन है वो भी लिख लो आप लोग। ठीक है, वो क्या है, लिख लो इसको, अ सिस्टम। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली आपको संदीप वर्ग या फिर कोई भी बुक उठाओगे आपको पहली लाइन यही मिलती है। इकोनॉमी है क्या, अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स, आप ऐसे लिखना, अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स। ठीक है, थोड़ा मैं इसमें लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसमें अनकंफर्टेबल हो रहा है। ठीक है, विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन टू, मीन्स हुआ है। ठीक है, वर्क एंड अर्न अ लिविंग, मतलब बेसिकली वो सिस्टम है जो एक साधन दे जिसके थ्रू पीपल कहाँ काम कर सके और अपने लिए इनकम अर्न कर सके। लाइक कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही होगी तो उसके लिए भी लेबर या फिर कैपिटल का इस्तेमाल हो रहा होगा जो हमें हर एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल हाउस से मिलेगा, और उसके बाद उनको जो पैसे मतलब रिटर्न के वे एज अ प्रॉफिट या फिर एज अ सैलरी दिया जाएगा जिसका वो इस्तेमाल करके दोबारा उन्हीं का गुड्स या फिर उन्हीं के कमोडिटीज परचेज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, मतलब एक सिस्टम जिसके अंदर लोगों को काम करने का रास्ता दिखाया जाए या काम दिया जाए और उनको रहने का या फिर लिविंग के लिए कुछ पैसे दिए जाए। ठीक है, तो ये हमारे दो मेन टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। इंट्रोडक्शन देख के आपको थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, अगला मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। अब क्योंकि आप लोग इकोनॉमी जान चुके हो कि होती क्या है, सिस्टम जिसके अंदर लोग रहें और काम करें, या फिर आप ऐसे समझो एक सिस्टम जिसके अंदर जो तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हेल्प करे,
प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी अगर आपको करनी पड़े तो आप किस किस बेस पे कर सकते हो। ठीक है, तो देखो वैसे तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी जो है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है। सबसे पहला है फ्री मार्केट, दूसरा है प्लान इकोनॉमी भी कहते हैं इसको हम, सोशलिस्ट इकोनॉमी लिख लो आप लोग, फ्री मार्केट भी कह सकते हो या फिर गवर्नमेंट प्लान मार्केट भी कहते हैं, आप लोग इसको सिंपल सोशलिस्ट इकोनॉमी रखो। ठीक है, और लास्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इनके नाम के बेस पे आप लोग सब कुछ डिफाइन कर लोगे। तो सबसे पहला है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं करती, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सब कुछ मार्केट के फोर्स द्वारा, मतलब डिमांड सप्लाई की इंटरेक्शन से डिटरमाइन किया जाता है, बेसिकली प्राइस भी इसी के थ्रू होता है। और अगला पॉइंट होता है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना होता है, ना के बराबर हो गया है। ठीक है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर जो भी रिसोर्सेज है उस पर प्राइवेट ओनरशिप होती है। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की। और कुछ अगर बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसके अंदर क्या होता है, देखो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा ही होता है। ठीक है, मैं इन्हीं को ऐसा इस्तेमाल करूंगा, और प्रॉफिट नहीं होता है यहाँ पर मेन मोटिव। यहाँ पर मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, लोगों का भलाई करना, सोसाइटी को भलाई करना। ठीक है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर सभी रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का मिक्स होता है, मतलब जो आपने फ्री मार्केट के कुछ कंपोनेंट होंगे, कुछ कंपोनेंट सोशलिस्ट इकोनॉमी के होंगे। लाइक मेजर डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे करना है वो प्राइवेट प्लेयर के हाथ में होगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट द्वारा ड्राइव इन के मतलब कोई भी एक्टिविटी की जाएगी, और गवर्नमेंट के अंदर सोशल वेलफेयर के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, तो इनके में ना कुछ डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग को हेल्प हो जाए। तो है क्या क्या, देखो मैं ना पॉइंट्स लिख लिख के आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे बेसिस, सॉरी एक मिनट, सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिस, किस बेस पे हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप लोग लिख लो फ्री मार्केट, सॉरी। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसको ना सेंट्रली प्लान इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही पहले से ही प्लान करके रखती है कि ये एक चीजें हम इस साल में करेंगे। ठीक है, तो वैसे कुछ अनप्लान भी चला जाता है, और अगला हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है नेचर। तो नेचर में क्या है, इसमें सबसे पहले फ्री इकोनॉमी है पूरा। ठीक है, सब कुछ क्या होता है, मार्केट के फोर्स द्वारा डिमांड सप्लाई जहां इंटरेक्ट होंगे उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है क्या होगा। ठीक है, यहां पर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब वो भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट को। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही होता है, लेकिन कुछ कुछ में वेरी करता है, स्टेट के अंदर भी हो सकता है। तो बेसिकली मैंने गवर्नमेंट मेंशन किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मिक्स ऑफ बोथ, मिक्स्ड इकोनॉमी है तो मिक्स ऑफ बोथ, मतलब कुछ एरियो में फ्री होगा कि आप प्राइवेट प्लेयर हो डिसाइड करेंगे, और कुछ में गवर्नमेंट होगा। जैसे मैंने इसमें अगर आपको लिखना है तो आप लोग सीधा लिख सकते हो, इस पॉइंट के अंदर ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करना है तो ऐसे लिख लो, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट बाय प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसको समझ गए ना, बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। लाइक अगर आप जैसे अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या आप इस एरिया में कंपनी खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, या फिर आपको
पेटेंट राइट्स देना एटसेट्रा, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक अगर आपके पास कोई चीज है या आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो आपके हाथ में कि आप कितना प्रोड्यूस करेंगे और कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो सब कुछ आपके हाथ में होता है। बट जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट भी कई बार बहुत तरह के इंसेंटिव दे देती है कि अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे एंड सो ऑन तो हम आपको इतना टैक्स एक्सेट्रा में कुछ वो सब्सिडी वगैरह देती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, एक सेकेंड, अगला पॉइंट अगर आप लोग देखें तो वो बनेगा कि हमारा मोटिव क्या होता है, मोटिव ऑफ प्रोडक्शन। तो फ्री मार्केट के अंदर मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट, जहां प्रॉफिट होगा वही सामान जहां सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो होता है वो है बोथ प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो वेलफेयर के लिए रिगार्डिंग होता है, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स जो डिसीजन लेते हैं वो अपने प्रॉफिट के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें यही प्रॉब्लम है, सामने कोई होता नहीं है तो किसी का कुछ डाउट हो तो, बट अगर आपका डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट मोस्ट कॉमनली डाउट होगा नहीं क्योंकि बहुत बेसिक ही, मैं बहुत ही स्लो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कोई डाउट ना हो। तो इसमें नो डायरेक्ट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो होता है लेकिन गवर्नमेंट डायरेक्ट कभी इंटरवेंशन नहीं करती, इनडायरेक्टली इंटरवेंशन कर सकती है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है क्योंकि गवर्नमेंट ही मेजर डिसीजंस लेती है तो उसको पता होता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। इसमें मिक्स्ड है बोथ, मिक्स ऑफ बोथ, कुछ एरियो में कर भी सकती है कुछ में नहीं होता, मतलब प्राइवेट प्लेयर के डिसीजन उनके ऊपर होता है लेकिन कोई भी पब्लिक एक्टिविटीज के रिगार्डिंग डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। और अगर आप लोग देखना चाहें तो पॉइंट्स, ये तो 3 पॉइंट होंगे हमारे पास, ठीक है। अगला पॉइंट अगर आप लोग लिखना चाहो तो वो लिखोगे आप सॉल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। सॉल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम अभी थोड़ा सा नया लगेगा, ठीक है, बट अभी के लिए आप लोग बस ऐसी समझ लो है, ठीक है। चैप्टर के एंड में आप लोग क्लियर समझ जाओगे। इसमें बेसिकली प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जो सबसे ज्यादा बिक रहा है उसी सामान को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसमें होता है प्लानिंग कमीशन, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए, ठीक है, उसको प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, मिक्स ऑफ बोथ, कुछ एरिया में प्राइस से थ्रू डिसाइड किया जाता है, कुछ में प्लान किया जाता है। जैसे अगर आप एक रेलवे का फेयर देखें तो वो प्लान किया जाता है प्लानिंग मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। अगर आप किसी वैसे मोस्ट कॉमनली अगर आप ऐसा करो, फेयर का ले लो, कार, ओला, उबर, जो भी आपको लेना है, ठीक है। उसमें बेसिकली किससे होता है, जितना डिमांड सप्लाई, मतलब अगर पैसेंजर्स ज्यादा हो रहे हैं या फिर ज्यादा डिमांड हो रही है तो फिर वो भी अपना प्राइस हाइक कर देते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में आप समझ सकते हो। और अगला पॉइंट भी आप लोग लिख लो, ठीक है, वैसे यही है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसमें आता है अगला पॉइंट है कंपटीशन, ठीक है। इसमें कंपटीशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्री मार्केट में तो गला काट कंपटीशन है, ठीक है। फुल कंपटीशन लिख लो या कट करो, कंपटीशन एग्जिस्ट ऐसे लिख लो आप, ठीक है। गला काट कंपटीशन होता है बिल्कुल। अगर आप देखो ना फोन की मार्केट में तो आप ज्यादा समझ जाओगे, रियलमी आ गया, रेडमी एंड सो ऑन, तो मतलब इसीलिए हर एक महीने बाद कोई कंपनी फोन लाती है, उसी के पीछे सब लोग वही टेक्नोलॉजी लेके पहुंच जाते हैं, ठीक है, उसी बजट प्राइस में। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी क्या चीज कैसे प्रोड्यूस करनी है। इसमें क्या है, मिक्स ऑफ बोथ, कुछ एरियो में कंपटीशन है, जैसे हमारा हो गया टेलीकॉम सर्विस, फोन मार्केट, टेलीकम्युनिकेशन, और कुछ लेना हो अगर आप लोग तो आप लोग ले सकते हो। कुछ तो हाँ, क्लॉथ्स, फैशन एटसेट्रा। अगर आपको इसलिए देखना है कुछ एरिया जैसे रेलवे हो गया जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कोविड का भी जो टेस्टिंग चल रही है उसमें भी गवर्नमेंट ने प्राइस की सीलिंग कर रखी है कि आप इससे रेंज के बीच में ही चार्ज कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, नेचर, जिसमें क्या था, फ्री मार्केट में हमारा
फ्री इकोनॉमी थी कि बेसिकली मार्केट का फोर्स द्वारा डिसाइड किया जाता था कि क्या चीज होगा। इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, इसमें कुछ एरियो में गवर्नमेंट करेगी, कुछ एरियो में प्राइवेट प्लेयर्स पे होगा, ठीक है। मोटिव ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पर सोशल वेलफेयर है, सोसाइटी का वेलफेयर करेगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों में है, मतलब दोनों का मिक्सचर चलेगा, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें नो डायरेक्ट इंटरवेंशन, इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन है। क्लियरली लिखना, मैंने नो इंटरवेंशन नहीं लिखा, मैंने नो डायरेक्ट इंटरवेंशन लिखा है। मतलब गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इंटरवेन कर सकती है, लाइक टैक्स रेट बढ़ा दे, या फिर कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें कुछ चेकिंग कर ले, या फिर कुछ रेड एंड सो ऑन, मतलब इनडायरेक्टली कई तरीके से इंटरवीन कर सकती है। सोशलिस्ट में डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है, बिकॉज सभी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। मिक्स्ड में दोनों का को होता है मिक्सअप। लास्ट है कंपटीशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसमें क्या है कि हमारा गला काट कंपटीशन, नो कंपटीशन, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, और इसमें एक प्राइवेट प्लेयर के बीच में कंपटीशन है, गवर्नमेंट में तो है ही नहीं, ठीक है। आगे देखें कुछ, तो अगला सबसे मेन टॉपिक है हमारा स्कार्सिटी, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग वही जानेंगे। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल अगर मैं बात करूं एक लेमन लैंग्वेज में, तो अगर आपको स्कार्सिटी डिफाइन करनी हो तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो बेसिकली आप लोग ये कहोगे कि भैया किसी चीज की शॉर्टेज हो ना जाना, या फिर किसी का एकदम कमी, जो एकदम हिंदी वर्ड बताओगे आप लोग, यही कुछ बताओगे। तो लेमन लैंग्वेज में तो यही सब हम डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर हमें इकोनॉमिक्स में डिफाइन करना पड़े ना, तो हम थोड़ा ना इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे यूज कर सकते हो, बट टीचरों के लिए थोड़ा सा अटपटा लगता है। लाइक अगर तुम लोग इसी बात को अगर कुछ वर्ड्स में लिखना चाहो तो यही तो लिखोगे कि स्कार्सिटी इज बेसिकली acute shortage of a commodity and so on, ठीक है। तो बेसिकली ये एक डेफिनेशन दोगे तो ये थोड़ी सी ना इकोनॉमिक्स में चलेगी नहीं, ठीक है, खासकर जब यही क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है, ठीक है। तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा प्रिसाइज होके कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा ना आपको इकोनॉमिक्स टर्म्स में डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको इकोनॉमिक्स में अगर डिफाइन करनी हो स्कार्सिटी, तो आप लोग क्या कहोगे? मैं इसी बात को कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा अंदाज क्या होगा वो देखो। Scarcity is basically a situation where demand of resource या फिर commodity exceed the supply of resource, या फिर अगर आप commodity केस में हो तो commodity। Scarcity है क्या बेसिकली? या सिचुएशन where scarcity is basically a situation where demand of a resource या demand of commodity exceed the supply of resource और commodity, ठीक है। आई होप commodity की स्पेलिंग आप लोगों को आती हो, अगर नहीं आती तो मैं लिख रहा हूँ COMMODITY। रिसोर्स की तो आप लोग को आती होगी, मैंने शुरुआत में ही लिखवाई थी, ठीक है। नहीं आती तो एक बार पीछे जाके देख लेना, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी लाइन लिखो, ठीक है, और उस लाइन का स्टेटमेंट तुम लोग खुद समझोगे। क्या है वो लाइन? लिखो, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे लिखो, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटिव टू ह्यूमन वांट्स गिव rise to struggle of human being for subsistence। दोबारा सुन लो, SUBS, थोड़ा सा एरर कर दिया मैंने, SUBS, एक सेकंड में करेक्ट करता हूँ अभी स्पेलिंग, ठीक है। Being for subsistence, SUBSTENANCE, subsistence, ठीक है। इस लाइन का मतलब आप लोग खुद समझोगे।
इस लाइन का मतलब आप लोग खुद समझोगे, और जब तक मैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर लेता तब तक आप लोग को ये खुद ही समझना पड़ेगा। वैसे अगला टॉपिक ही है, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग ये इस लाइन का मतलब समझ जाओगे तो ये तो बड़े प्यार से समझोगे। वैसे ये टॉपिक बहुत ही मतलब सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ना, जो ये लाइन लिखवाई है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई कहां से, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ह्यूमन वांट्स इतनी वो है ना कि लोगों का रहना थोड़ा सा वो हो जाता है, बिकॉज कि भैया मुझे ये भी चाहिए, मुझे महल गाड़ी बंगला और उस मतलब अलग अलग तरह की डिमांड, और बट इनकम की बात करें तो बहुत ही लो है, तो थोड़ा सा ना मायूसी जो आती है, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, अगली क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो है ये अभी जो मैंने आपको बताया था, क्या है, एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। मैं अपने नोट्स शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ एक साथ ही, ठीक है। वैसे अभी तक वही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। तो देखो भाई, इसका मतलब ही समझो पहले, है क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आप लोगों को मतलब बहुत को आइडिया लग ही गया होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक से रिलेटेड ही होगी, ठीक है। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता क्या है, इसका मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, एक प्रॉब्लम है जिसमें मतलब चॉइस ही मेक करने में प्रॉब्लम हो जाती है। चॉइस पढ़ने में कैसे प्रॉब्लम हो जाती है, इस स्टेटमेंट को ना एक एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, एक बॉय है ए, ठीक है, उसके पास 10 रुपए हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसको यहाँ पे उसकी वांट्स लिख लो। देखो वो चाहे तो एक चॉकलेट ले सकता है 10 रुपए वाली, ठीक है। ये वैसे ए के लिए बता रहा हूँ, हम में से मोस्टली लोग रोज फेस करते हैं, ठीक है, ठीक है। चॉकलेट ले सकता है 10 रुपए की, मान लो एक कॉपी ले सकता है, अपना असाइनमेंट जो उसे जमा करनी है वो भी 10 रुपए की है, या फिर वो एक पेन ले सकता है, कोई सा भी पेन ले लो 10 रुपए वाला, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्स उसके पास सिर्फ 10 रुपए है, मतलब अगर वो चॉकलेट के लिए जाएगा तो ये दोनों चीजें उससे छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो इसके लिए जाएगा तो इन दोनों चीजों को उसे छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि वो 10 रुपए इन तीनों वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकता। ये तो मैंने एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिया, आप लोग रियल लाइफ में भी समझ सकते हो कि कई बार हमारे पास पैसे होते तो हमें खुद डिसीजन लेना होता है कि यार क्या क्या चीजें खर्च करें, तो उसमें भी फिर हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई जरूरी क्या है, ठीक है, अर्जेंसी ऑफ द रिसोर्स, एंड उसके बाद कि भाई बजट में है या नहीं है, मतलब अलग अलग तरह के हम अपने सेट करके उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें ये चीज लेनी है या फिर नहीं है, ठीक है। दोबारा समझ लो एग्जांपल क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस है। क्या है, मान लो कोई एक बॉय है ए, उसके पास मान लो ये 3 ऑप्शन है, वो चॉकलेट भी खरीद सकता है 10 रुपए की, कॉपी भी 10 रुपए की, पेन भी 10 रुपए का, बट उसके पास रिसोर्स है सिर्फ 10 रुपए। अब अगर वो 10 रुपए यूज करेगा, उन इन तीनों में से कोई एक ही खरीद सकता है। हम सिर्फ 3 ऑप्शन लेके चल रहे हैं अभी, ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो चॉकलेट पे जाएगा तो मतलब उससे बाकी 2 चीजों पे खर्च नहीं कर पाएगा, अगर कॉपी के लिए जाएगा तो बाकी दोनों पे नहीं कर, तो उस पे अगर उसे खर्च करना है तो वो पहले ये डिसाइड करेगा कि क्या जरूरी है, ठीक है। ये है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार संदीप वर्ग पढ़ोगे, आप लोग खुद क्लियर समझ जाओगे, ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर ही एक छोटा सा सब टॉपिक है, वो क्या है, कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है क्या, देखो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो आप लोग समझ गए कि भाई 4 हमारे को जब भी चॉइस की प्रॉब्लम आएगी वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अभी हमें चॉइस करनी क्यों पड़ रही है, तो उसके ना बेसिकली 4, इसको आप ऐसे लिख लो, देयर आर 4 मेन रीजन, ठीक है। ऐसे 4 रीजन है जिसकी वजह से हमें ना कॉज है, ये ना कई बार ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट आर द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम या व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लो, व्हाई डज
इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन जो है, इसको भी पूरा कर लो पहले। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, तो इसके चार ऑप्शन है, वो क्या क्या है, सॉरी चार मतलब बेसिकली चार मेन रीजन है। तो सबसे पहला तो रीजन है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स की कमी ही सबसे मेन प्रॉब्लम है। अगर रिसोर्स है, मान लो अब ये बात करें वाटर की, तो आज से 50 साल या लगभग 100 साल पहले वाटर की इतनी लोग प्रॉब्लम नहीं करते थे, मतलब मोस्टली एरिया में, क्योंकि वहां पे वाटर जो था वो बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में था और ज्यादा पॉल्यूशन का इशू भी नहीं था। ठीक है, दूसरा, लेकिन अब के समय में तो वाटर की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, वाटर क्राइसिस एंड सो ऑन, तो अलग अलग प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये दिया था, उसके बाद सिर्फ 10 रुपए थे, मतलब रिसोर्स सिर्फ 10 रुपए था, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और उस 10 रुपए में उसको क्या क्या खरीदना था, चॉकलेट भी था, कॉपी भी था, पेन भी था। ठीक है, तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है, अगला मेन रीजन है कि अल्टरनेटिव रिसोर्स हैज अल्टरनेट यूज। भाई रिसोर्स अगर मान लो पेन ना खरीदो तो कॉपी खरीदने के यूज में आ सकता था। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, या फिर अर्जेंसी भी कह सकते हो तुम लोग, इंटेंसिटी और अर्जेंसी, मतलब कुछ वांट्स होती है जो जरूरी है। ठीक है, मान लो अगर बीमार पड़ गया तो भाई ये थोड़ी देखो कि भाई कपड़े खरीदूं या फिर मैं खाने पीने की चीज। सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे कि भाई दवाई मेडिसिन लेने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग रीजन होते हैं। ठीक है, तो ये वांट्स पे भी डिफर करता है कि उसकी अर्जेंसी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी होगा। जैसे भी 2 महीने बाद एग्जाम है तो बच्चे अब ज्यादा ही शुरू होंगे कि भाई अब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कोरोना नहीं बचा पाएगा। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। ठीक है, ये हर बार मतलब हर एक क्वेश्चन में आ ही जाता है क्या क्वेश्चन वो जान लो आप लोग। क्वेश्चन आप लोग लिख लो। क्वेश्चन ये है, व्हाई डज, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर आप लोग देना वरना मैं कल डिस्कस करूंगा। व्हाई डज स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। ठीक है, या तुमसे ऐसे बोल दिया कि स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। ठीक है, और 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये इस बार का क्वेश्चन मुझे दिखाया भी था एक बच्चे ने, तो मैंने उसको बता दिया था कि इसका रीजन क्या है। जो भी मैंने आपको 4 प्रॉब्लम डिस्कस की है ना, उसी के साथ ही लाई करेगा। ठीक है, अच्छा एक प्रॉब्लम होती है, बच्चे कहते हैं भाई आप संदीप गर्ग ही क्यों बोलते हो। देखो यार, संदीप गर्ग की ना लैंग्वेज बहुत ईजी है, तो उन्होंने इतना टेक्निकल बनाया नहीं है। वैसे मैं मना नहीं कर रहा कि आप लोग कोई सी भी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन संदीप गर्ग की लैंग्वेज बहुत ही इजी भी होती है और समझ में भी आती है, और उनका कंटेंट काफी अच्छा होता है लिखने में भी। ठीक है, वरना आप वीके और आई थिंक बहुत सारे राइटर्स हैं, आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपको किस बुक का या फिर किस टीचर का समझ में आ रहा है। ठीक है, मोस्टली लोग संदीप गर्ग ही पढ़ते हैं, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, अच्छा अभी न्यूमेरिकल्स तो भी इंट्रोडक्शन पढ़ रहा है, तो इतना पैनिक मत करना। न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेस। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है क्या पहले ही समझ लो। देखो इकोनॉमाइजिंग का यहाँ पे जो मतलब है ना, वो है यूजेस विदाउट वेस्टेज, मतलब रिसोर्स को जितना हो सके उतना एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। ठीक है, तो इसके अंदर आप 2 लाइन लिख लो। इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेज इज बेसिकली efficient utilization of what is available. Economizing resources is basically the efficient utilization of what is available, मतलब जो चीज प्रेजेंट है। ठीक है, मान लो मेरे पास ये तालाब है, तो इसका ऐसा यूटिलाइजेशन करना कि कम से कम वेस्टेज हो।
ठीक है। दूसरा, अगर आपको इसी बात को लिखना है दूसरी भाषा में तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इकोनोमाइजिंग प्रॉब्लम रिसोर्सेज, इसे भी लिख लो, इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज इज मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, economizing resources is making optimum utilization of scarce resources in order to, economizing problem is making optimum utilization of scarce resources in order to satisfy maximum of unlimited wants। ठीक है, क्लियर है? सुन लो, दोबारा समझ लो, मुझे पता है क्लियर नहीं हुआ होगा। देखो ये वाली तो क्लियर है कि व्हाट इज अवेलेबल, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, ठीक है, किस लिए? ताकि उसी रिसोर्स में जितनी हो सके उतनी वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, मतलब गिवन रिसोर्स से जितना हो सके उतनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, ये टॉपिक था हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर एक छोटा सा टॉपिक, इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेज। ठीक है, अगला जो मेन टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। और ये भी प्रॉब्लम पता किसकी वजह से राइज हुई है? मेनली बिकॉज ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्स इनफ है, मतलब बहुत अनलिमिटेड है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना सेंट्रल प्रॉब्लम, क्योंकि सबके लिए पर्याप्त मात्रा में जो मर्जी वो बनाओ। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सॉरी इकोनॉमिक्स नहीं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब तो हमें पहले पता है स्कार्सिटी के लिए क्या ऑप्शन हम बता चुके हैं। ठीक है, तो थ्री मेन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम, ऐसे लिख लो आप इसको, देयर इज थ्री मेन, ऐसे लिख लो आप इसको। ठीक है, there is three main central problem of an economy, there is three main central problem of an economy। फर्स्ट वन ही क्या है वो लिखो, what to produce and in what quantity। पहले तो यही जानना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और दूसरा कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। जैसे चॉइस भी सुन लो, बहुत कॉमनली चलती है। मान लो मुझे कंज्यूमर गुड बनानी है या फिर वॉर गुड बनानी है, दोनों में से चॉइस करना। ठीक है, और बनाना भी है तो उसको कितनी क्वांटिटी में बनाना है। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी दो कॉमोडिटी उठा के, लाइक मुझे कर्ड बनाना है या फिर बटर बनाना है, कोई भी दो कॉमोडिटी। ठीक है, तो रिसोर्स तो एक ही है। मान लो ये गिवन रिसोर्स है, अगर मैं कंज्यूमर गुड्स बनाने जाऊंगा तो ये रिसोर्स यहाँ लग जाएगा, तो वॉर गुड बनाने के लिए नहीं होगा। और अगर इसका आधा इसमें लगाऊं आधा इसमें लगाऊं तो ये बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज रिसोर्स तो हमारे पास लिमिटेड ही है, तो हमें चॉइस करनी पड़ रही है। ठीक है, सेकेंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? वो ये है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में मतलब क्या है कि कैसे प्रोड्यूस करें। तो देखो इसमें ना दो चीजें ध्यान में रखना, नहीं LIT, पहले LIT लिखते हैं, वैसे CIT भी लिख सकते हो, है क्या? देखो पहला है LIT, वो भी सुन लो, क्या? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तुम्हारी बुक के अंदर पूरा पूरा क्लियर मिलेगा। ठीक है, दूसरा है CIT, कैपिटल, ठीक है, K से डिनोट करता हूं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव में क्या हुआ कि हम चीजों को प्रोड्यूस करते समय मैन पावर का ज्यादा यूज करेंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा यूज होगा। इस ये वाली टेक्निक यूज करते समय हम मशीन का ज्यादा यूज करेंगे। अब मशीन ऐसे यूज तो होगी नहीं, पहले हमें एक पूरा प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, स्किल लेवल लगाने होंगे एंड सो ऑन। तो मतलब इसीलिए क्या है, अगर कैपिटल इंटेंसिव
वो इकोनॉमी मोस्टली यूज करती है जहां पे रिसोर्स अच्छे खासे अवेलेबल है या प्लांट वगैरह सेटअप है, मतलब इकोनॉमी बहुत हाई ग्रोथ कर रही है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव वहां यूज होता है जहां पे इकोनॉमी अंडर डेवलप है या फिर डेवलपिंग है या फिर मैन पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब ये डिपेंड भी करता है कि लाइक एक नेशन में लेबर बहुत इजीली अवेलेबल है तो वो फिर जो है लेबर इंटेंसिव का टेक्निक का यूज करते हैं। वो डिपेंड भी करता है कि कॉस्ट ऑफ लेबर या फिर कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है। तो रिसोर्स तो लिमिटेड है, मतलब अगर महंगे कॉस्ट होंगे तो कैपिटल पे मूव कर जाएंगे, कैपिटल पे महंगा होगा तो लेबर पे, एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब चीजें पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कि लेबर या कैपिटल यूज करके। ठीक है, अब है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो इसमें बेसिकली ना दो चीजें दिमाग में रखना। पहला है रिच क्लास या रिच ग्रुप भी कह सकते हो आप लोग, वर्सेस पुअर क्लास। मतलब क्या है बेसिकली कि गुड्स जो आप बना रहे हो वो लग्जरी गुड है या फिर नॉर्मल गुड्स है, ऐसे भी समझ सकते हो आप, लग्जरी वर्सेस नॉर्मल गुड्स। तो वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल आप अभी देख सकते हो, एप्पल वर्सेस वीवो, ओप्पो, रेडमी एंड सो ऑन। एप्पल क्या है, वो बहुत ही ड्यूरेबल गुड्स फोन्स बनाता है, तो बेसिकली बहुत हाई कॉस्ट के होते हैं, तो मीडियम से रिच क्लास वाले ही अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के फोन ये क्या करते हैं, ये मिड रेंज में बनाते हैं, मतलब पुअर क्लास के जो लोग हैं उनको ज्यादा टारगेट करते हैं। और वैसे सही बताऊं तो मैं भी रेडमी यूज करता हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। एक बार क्विक रिकैप को देख लो। ठीक है, और कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा मैंने तुम्हें नंबर तो दिया नहीं। ठीक है, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप वाला 9911257187। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इस पे तुम मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है, और एक बार आप साथ के साथ ही संदीप गर्ग या फिर आप जो सी किताब पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहना। ठीक है, अगली क्लास में हम आगे की बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, चलो, थैंक यू।